पिछले चैप्टर में लियानू मार्केट गया था अपनी स्पिरिट फिश बेचने के लिए। वहां उसकी मुलाकात मास्टर से हुई जो यांग सेक्ट का डिसाइपल था। उसने लियानू की फिश एक हेफ्टी सम में खरीदी जो कि लियानू को यंग मार्शल आर्ट्स स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल सही थी। लेकिन इतने पैसे होने की वजह से वह ग्रीडी बास्टर्ड्स का टारगेट बन गया जिन्हें लगा कि वह लियानू को आसानी से लूट सकते हैं। तो जब लियानू और उसका बेस्ट फ्रेंड यांग सेक्ट ज्वाइन करने जा रहे थे तो वे थक जा गए, ये सोचकर कि वे उन्हें डरा धमकाकर पैसे छीन लेंगे। लेकिन उनके लिए दुर्भाग्य से लियानू को तो फाइट का बहाना चाहिए ही था। उसने मौकरी करते हुए डबल डाउन किया। अब आगे की कहानी पर आते हैं। थग्स तुरंत पिस्ड हो गए और उसे घेर लिया, लेकिन लियानू तुरंत आगे आ गया और एक राइट हुक मारी इससे पहले कि वे अपनी पंच पूरी कर पाते। और हमारा लड़का इतना फास्ट था कि उसने दूसरे गाय को अभी भी मिड मोशन में देखा और बिना रुके उसने अपना एल्बो उस इडियट के फेस पर जड़ दिया। और वह यहीं नहीं रुका, उस गाय के ग्राउंड पर गिरने से पहले ही लियानू ने उसके बाल पकड़े मानो वह उसका पर्सनल पंचिंग बैग हो और उसे स्ट्रेट उनके लीडर की तरफ फेंक दिया। वह पोर बास्टर्ड डम्फाउंडेड खड़ा था क्योंकि वह किसी ऐसे किड से इतनी पावर की उम्मीद नहीं कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता लियानू का फिस्ट उसके फेस पर जा चुका था। उसे ग्राउंड में इस तरह गाड़ दिया जैसे वह कोई ट्री लगा रहा हो और यह इतना ब्रूटली किया कि उस गाय की नेक जिस तरह मुड़ी थी उसे लग रहा था कि कोई मॉर्टल इसे सरवाइव नहीं कर सकता। और सबसे फनी बात यह थी कि लियानू ने इतना हार्ड मारने का प्लान ही नहीं किया था। वह खुद भी शॉक्ड था क्योंकि यह उसकी पहली रियल फाइट थी लेवल अप करने के बाद। अब कोई डाउट नहीं था कि उसकी फिजिकल एबिलिटीज और वाटर बेंडिंग पावर्स दोनों ही स्काई रॉकेट हो गए थे। यह सब देखकर उसका फ्रेंड अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाया। When the hell did लियानू become this strong? उसे जितना भी टाइम हो चुका था उसने कभी लियानू को इतनी पावर दिखाते नहीं देखा था। क्या उसे अब मास्टर की भी जरूरत थी? लेकिन ट्रूथ बताना कोई ऑप्शन नहीं था तो लियानू ने सिर्फ एक लेम एक्सक्यूज देकर बात टाल दी। उसने कहा कि वह हमेशा से ही जीनियस था और बस उन्हें अब मूव करना था क्योंकि स्कूल के लिए टाइम कम हो रहा था। हालांकि उसका फ्रेंड इस नॉनसेंस पर यकीन करने वाला नहीं था। वह लियानू को इतना अच्छी तरह जानता था कि जीनियस शब्द उसके लिए सबसे आखिरी वर्ड था। लेकिन अगर लियानू अभी बात नहीं करना चाहता था तो ठीक है, वह उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करेगा। इसके साथ वे यांग सेक्ट की तरफ अपना जर्नी जारी रखे और जल्द ही सेक्ट के दरवाजे पर पहुंच गए। वहां उन्हें शंग नाम का एक सीनियर डिसाइपल मिला। फॉर्मेलिटी के तौर पर उन्होंने ग्रीटिंग की और फिर शंग उन्हें अंदर ले गया जहां एक और इंस्ट्रक्टर उनका टेस्ट लेने वाला था और यह बताने वाला था कि सेक्ट का मेंबर होने का क्या मतलब होता है। यहाँ उनकी मुलाकात सीनियर हु से हुई जो मास्टर यांग के डायरेक्ट डिसाइपल थे। और नहीं, वह कोई ऑर्डिनरी लुकिंग डूड नहीं था बल्कि वही शख्स था जिसके लग्जूरियस हेयर थे, वही जिसने मार्केट में लियानू की फिश खरीदी थी। हु ने तुरंत लियानू को पहचान लिया जिससे शंग थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। हु ने कैजुअली एक्सप्लेन किया कि वह इस जूनियर से पहले मिल चुका है। यह स्मॉल ट्विस्ट ऑफ फेट शंग को काफी प्लीज्ड कर गया क्योंकि इससे लेंथी इंट्रोडक्शंस स्किप हो गए और सीधे बिजनेस पर आ गए। अब से जूनियर सीनियर ब्रदर हु के गाइडेंस में रहेंगे। उस रात के लिए उन्हें मार्शल हॉल में रहने की परमिशन मिल गई। इसके बाद उन्होंने शंग को थैंक किया और सीनियर हु को फॉर्मली ग्रीट किया। हु ने उनका रिस्पेक्ट एक्नॉलेज किया लेकिन साथ ही यह भी क्लियर कर दिया कि उसके पास पूरा दिन नहीं है। वह एक बिजी मैन था, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए उसने उन्हें फॉलो करने को कहा ताकि वह उनकी बोन स्ट्रक्चर टेस्ट कर सके। यह कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी, इसलिए वे हेजिटेट करने लगे। हु ने उनकी एंग्जाइटी देखकर हंस दिया और उन्हें रियश्योर किया कि इसमें वरी करने वाली कोई बात नहीं है। यह सिर्फ उसका तरीका था यह जानने का कि कौन सा कल्टीवेशन पाथ उनके लिए सही रहेगा। यह बात इन प्रोविंस बॉयज के लिए नहीं थी, लेकिन लियानू इग्नोरेंट रहने वाला नहीं था। उसने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और अपने सीनियर से पूछा कि यह कल्टीवेशन पाथ क्या होता है। थैंकफुली हु एक टीचर था और उसने बिना हेजिटेट किए एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। मार्शल आर्ट्स 4 स्टेजेस में डिवाइडेड होते हैं। 1, स्किन बैरियर, यह बॉडी को ऑक्साइड की तरह हार्डेंड कर देता है, स्किन को टफ और रेजिलिएंट बनाता है जिससे डिफेंस ग्रेटली एनहांस होती है। 2, फ्लैश बैरियर, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है जिससे एक ग्रोन मैन को एक हैंड से उठाना आसान हो जाता है। 3, बोन बैरियर, पावर को और भी रेकलेसली अनलीश करता है जिससे स्टोन को शैटर करना और मॉन्यूमेंट्स को स्प्लिट करना पॉसिबल हो जाता है। 4, ब्लड बैरियर, यह फाइनल रिफाइनमेंट है जो बॉडी के हर एस्पेक्ट को रिइंफोर्स करता है जैसे सिल्क पर एम्ब्रॉयडरी। मार्शल कल्टीवेशन का कोर एक ही चीज है, रिफाइनमेंट। लेकिन ऑर्डिनरी लोगों के लिए चाहे वे अपनी बॉडी को कितना भी रिफाइन कर लें, हमेशा एक लिमिट होती है और उस लिमिट को ब्रेक करने के लिए 2 चीजें इंडिस्पेंसिबल हैं, टेक्निक और मेडिसिन। हु ने एक एग्जांपल दिया। उसने यांग मार्शल हॉल के 3 फिस्ट तकनीक का जिक्र किया। सही तकनीक के साथ एक कल्टीवेटर ऊपर की तरफ क्लाइंब कर सकता है जैसे स्टेयरकेस पर चढ़ना, लेकिन यह पार्ट स्टीप और ट्रेचरस होता है। तेजी से और स्टेडिली क्लाइंब करने के लिए एक हैंडरेल की जरूरत होती है और वह हैंडरेल है मेडिसिन। जैसे कि वह बुलहॉर्न पोमेट फिश जो लियानू ने उसे बेची थी, वह फिश एग्जैक्टली वैसा ही रिसोर्स था जो कल्टीवेटर्स को रिफाइनमेंट के लिए चाहिए होता है। इस मोमेंट में लियानू को एक रियलाइजेशन हुई जो उसे एनलाइटन और डिलाइट दोनों कर गई। अपने पेट्स के साथ इन मेडिसिन को गैदर करना उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वह प्रैक्टिकली लाइफ के लिए सेट था। सीनियर हु उनके एक्सप्रेशन से ही समझ गया कि उनके माइंड्स में पॉसिबिलिटीज की रेस लगी हुई है। शायद वे पहले ही प्लान बना रहे थे कि इस न्यू फाउंड नॉलेज का कैसे एडवांटेज लिया जाए, लेकिन इससे पहले कि वे बहुत आगे निकल जाएं, हु ने उन्हें याद दिलाया कि इसे स्लो लेना होगा। मार्शल पार्ट लंबा होता है और रश करने से सेटबैक्स ही होंगे, उन्हें हर स्टेप पर फोकस करना होगा। यह एडवाइस उनके लिए वैल्यूएबल थी। इसके साथ उन्होंने टेस्ट रिज्यूम किया
ताकि उनकी बोन स्ट्रक्चर्स एग्जामिन की जा सके। वहीं एक ट्रबलसम ग्रुप जिसका लीडर यांगी था लियानो पर नजर गड़ाए हुए था। उनके एटीट्यूड से साफ था कि वे जियाओ मैनर के थर्ड यंग मास्टर जिया शुआन के लैकीज थे। यह ग्वाई लियानो को क्वाइट पसंद करने लगा था और यांगी और उसके फॉलोअर्स के लिए यह एक नई चैलेंज थी। शुआन और उसके दोस्त को सेक्ट से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी। शुआन ने उन्हें वादा किया था कि वह उन्हें जो कुछ भी चाहिए वह देगा, लेकिन असली वजह यह थी कि शुआन का लियांग कू पर इतना ध्यान केंद्रित करना सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। सच तो यह था कि जाया मैनर असल में इमॉर्टैलिटी पाने के लिए पिल्स नहीं बना रहा था, कम से कम उस तरह से नहीं जैसा लोग सोचते थे, बल्कि वे शुआन को ठीक करने के लिए पिल्स बना रहे थे। उसके बड़े भाई मास्टर श्याओ का मानना था कि लियांग को एलिक्सिर रिफाइन करने के लिए परफेक्ट मटेरियल था, मेनली क्योंकि वह शुआन की ही उम्र का था और चूंकि शुआन बचपन से ही कमजोर था, इसलिए उसकी उम्र के किसी व्यक्ति से फीटल पिल ढूंढना मुश्किल होता जा रहा था। लिंग को आइडियल कैंडिडेट था। प्रॉब्लम यह थी कि वह लैड यांग सेक्ट में शामिल हो गया था, जिसका मतलब था कि उसे पकड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्हें एक और टारगेट ढूंढने की जरूरत थी जिसे कोई याद भी न करे। मास्टर श्याओ ने इस आइडिया को लगभग छोड़ ही दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से शुआन ने खुद सब कुछ सुन लिया था और वह किसी ऑर्फन किड्स को अपने रास्ते में आने देने वाला नहीं था। इंतजार करने के बजाय उसने खुद ही कदम बढ़ाने का फैसला किया। अगर वह खुद इस मैटर को हैंडल करता तो चीजें और आसान हो जाती और जल्द ही वह अपने शैकल्स तोड़कर अपने एलिक्सर एपर्चर तक पहुंच जाता। इसी बीच लियांग और लाइबो ने अपने बोन स्ट्रक्चर्स की जांच पूरी कर ली थी, लेकिन लीबो अभी भी शॉक में था। यह तथ्य कि लियांग की बोन स्ट्रक्चर टॉप टियर थी जबकि उसकी खुद की मिड हाई टियर थी उसके लिए अनएक्सेप्टेबल था। इसलिए वह यह सोच रहा था कि टेस्ट रिग्ड होगा। हालांकि वह जानता था कि ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था। वह हमेशा से मानता था कि वे दोनों इक्वल्स हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह अपने बेस्ट फ्रेंड की कहानी में बस एक साइड कैरेक्टर है। फिर भी यह डिस्करेज होने का समय नहीं था, इसलिए उसने इन थॉट्स को साइड में रखा और आगे बढ़ गया। इसके बाद वे दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड्स की ओर जाने ही वाले थे कि उनकी मुलाकात एक फेमिलियर फेस से हो गई। वह चेंजे चांग था, वही लड़का जो पिछले दिन लींग के साथ स्पिरिट फिश बेच रहा था। लेकिन जिस तरह से लीबो तुरंत आगे बढ़ा और उसे साइज अप करने लगा, उससे साफ था कि उसका इस लड़के के साथ लींग से ज्यादा हिस्ट्री थी। बैड ब्लड साफ दिख रहा था और कुछ ही सेकंड में वे दोनों लड़ने ही वाले थे। लियांग ने इसे अलाउ नहीं किया। अगर वे वाकई पंचेस मारने लगते तो सीरियस ट्रबल हो जाता, इसलिए उसने बीच में ही इंटरवीन करके सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। जब टेंशन थोड़ी कूल डाउन हुई तो लियांग ने पूछा कि क्या चेन भी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने आया है। चेन ने कंफर्म किया और पता चला कि उसका और लियांग का गोल एक ही था। शुरू से ही वह स्पिरिट फिश बेचकर स्कूल में दाखिला लेने के लिए पैसे जमा कर रहा था। यह रियश्योरिंग था क्योंकि जितने ज्यादा लोग सेम डिटर्मिनेशन के साथ होंगे उतना ही बेटर होगा। इसलिए लियांग ने बिना टाइम वेस्ट किए उसे भी ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया, खासकर जब सीनियर हु ट्रेनिंग ग्राउंड्स में पहले से ही पढ़ा रहा था और वे इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकते थे। इसके बाद वे ट्रेनिंग में शामिल हो गए, लेकिन चूंकि वे अभी न्यू थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके बॉडीज लिटरली आफ्टर लाइफ में पहुंच गए हैं। ट्रेनिंग का इंटेंसिटी उनकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा था। उनकी मसल्स क्रेजी तरीके से स्पैज्म कर रही थीं, लिम्स जेली की तरह लग रही थीं और उनकी सांसें बुरी तरह से फूल रही थीं। थैंकफुली जब वे पूरी तरह से कोलैप्स होने ही वाले थे, सीनियर हु ने ब्रेक का अनाउंसमेंट कर दिया। लेकिन ट्रेनिंग अभी खत्म नहीं हुई थी। इंस्ट्रक्टर लू आफ्टरनून में ट्रेनिंग संभालने वाला था, जिसका मतलब था कि उनके पास रिकवर करने के लिए बस थोड़ा सा टाइम था और फिर वे फिर से ग्राइंड में लग जाते। इस पॉइंट पर लाइबो क्विट करने का सोच रहा था क्योंकि सीरियसली ये एब्सोल्यूट टॉर्चर था। वह इस लेवल के पेन के लिए बना ही नहीं था। चेन ने उस पर हंसते हुए उसे वीक विल्ड कहा, लेकिन बिफोर दे कुड इवन प्रॉपर्ली कैच देयर ब्रेथ ट्रबल आ गया। यंग हाई और उसका लैकी उन्हें तंग करने लगे, इंसल्ट्स फेंकते हुए बिहेव कर रहे थे जैसे कि वे इस प्लेस के मालिक हों। लेकिन वर्स्ट पार्ट यह था कि उन्होंने 100 कॉइंस की डिमांड डोनेशन के तौर पर, यह कहते हुए कि अगर वे पे करेंगे तो उन्हें सेक्ट में रहने दिया जाएगा। यह सीधा सीधा बेवकूफ था। सीनियर व्यू ने कभी भी उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था, इसलिए लिबो तुरंत ही हाथ फेंक दिया, करने के लिए रेडी हो गया। हालांकि वह जानता था कि उसके स्किल्स उनके बराबर नहीं थे। उसे बस सेटिस्फैक्शन चाहिए था कि वह इनमें से किसी एक को फेस पर पंच मारे। लेकिन बिफोर ही कुड मेक अ मूव, लियांग ने उसे रोक दिया क्योंकि यहाँ फाइट करना रेकलेस होगा और सीनियर हु के लिए अननेसेसरी ट्रबल पैदा करेगा। यंग हाई ने इस मोमेंट का फायदा उठाते हुए लाउडली यह बताया कि वह स्किन बैरियर को ब्रेक करने वाला है और वह इसका टेस्ट करने के लिए न्यूबीज को टारगेट कर रहा था। यह फाइट उनके लिए जीतना मुश्किल था। अगर वे किसी रिवर के पास होते तो लियांग के पास चांस होता, लेकिन इस सिचुएशन में यह लूजिंग बैटल थी। थैंकफुली सीनियर हु वापस आ गया और नॉनसेंस को एस्केलेट होने से पहले ही रोक दिया। उसने न सिर्फ कॉन्फ्रंटेशन को शट डाउन किया बल्कि यंग हाई और उसके लैकीज को उनके एंटिक्स के लिए पनिश भी किया, जिससे यंग हाई उनसे और भी ज्यादा हेट करने लगा। उन्होंने एम्प्टी थ्रेट्स फेंकी और फाइनली बैक ऑफ कर गए। लेकिन जैसे ही वे वहां से निकले, लियांग ने अपने पैसिव स्किल के जरिए कुछ महसूस किया। कोई उसके बारे में बात कर रहा था और उनकी टोन से साफ था कि वे अभी भी उसे टारगेट कर रहे थे। यहाँ तक कि यांग सेक्ट में ज्वाइन करने के बाद भी वे गिव अप नहीं कर रहे थे और वर्स वे डेस्परेट लग रहे थे, जो कि अच्छा साइन नहीं था। अगर वे इतने
परसिस्टेंट थे तो वे हेजिटेट नहीं करेंगे जब वह वल्नरेबल होगा, और अगर ऐसा हुआ तो उसके फ्रेंड्स भी क्रॉस फायर में फंस सकते थे। उसने हेजिटेट करने का टाइम वेस्ट नहीं किया और बिना ज्यादा एक्सप्लेन किए वह बस यह कहकर चला गया कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है और वह आफ्टरनून में घर जा रहा है। उसका प्लान था लोटस पॉन्ड की ओर जाना, जहां उसे एडवांटेज होगा और कोई विटनेसेस नहीं होंगे। वह जो कुछ भी अनलीश करने वाला था उसे कोई नहीं देखेगा, लेकिन यह सब अगली बार के लिए। तो नेक्स्ट टाइम के लिए ट्यून इन रहें।